Hello students and welcome to Paragon classes. आज हम क्लास 11th के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसमें आपने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे पहले वो देखते हैं। और ये चैप्टर जो है वो पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है उसके लिए मैं आपको रीजन बताता हूं। लास्ट चैप्टर में यानी पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सभी को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इनके अलावा भी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और थी, लेकिन उनकी जरूरत हमें यहां नहीं है। उनकी जरूरत क्यों नहीं है ये आपको बहुत बाद में एंड में पता चल जाएगा। और जरूरत नहीं है तो इसलिए क्यों जरूरत नहीं है अभी वो फिलहाल पता लगाने की कोई ऐसी टेंशन नहीं है। पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिसको पढ़ना समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये उन क्वांटिटीज के नाम है जो आप पिछले चैप्टर में भी देख चुके हो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये उन क्वांटिटीज के लिए सिंबल यूज किए गए हैं। अब हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स की बात हम कर चुके हैं। जैसे लेंथ की यूनिट आप मीटर बोलते थे, टाइम मास के लिए आप केजी बोलते थे, किलोग्राम, टाइम के लिए आप सेकेंड्स बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर बोलते थे, टेम्परेचर के लिए केल्विन बोलते थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। लेकिन यहाँ फिलहाल हम यूनिट्स की बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इन क्वांटिटीज की और इनके सिंबल्स की। यानी कहीं पर भी आपको लेंथ डिनोट करनी हो, कोई डिस्टेंस डिनोट करना हो, उसे आप कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। कहीं पर मास डिनोट करना हो उसे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी, कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL। ये इन क्वांटिटीज के सिंबल हैं, याद रहे, फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल। जैसे फोर्स का सिंबल F है, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल a होता है, एनर्जी का सिंबल कैपिटल E होता है, मोमेंटम का सिंबल P होता है। तो ये क्वांटिटीज जो जिनके मैंने अब नाम लिए हैं ये तो कहलाती थी क्या? और मैंने बताया था कि इनके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेकिन फिलहाल आप इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ देर के लिए कहना बंद कर दें। ये जो क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, इनको आप फिलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कहना बंद कर दें। इन 7 क्वांटिटीज को इस चैप्टर में
डायमेंशंस कहा जाएगा। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये टोटल 7 आपकी डायमेंशंस होती हैं फिजिक्स में, पूरे नेचर में, क्योंकि फिजिक्स नेचर का ही ब्रांच है, नेचर के बारे में स्टडी करता है। तो ये सारी क्वांटिटीज को डायमेंशंस कहा जाएगा इस चैप्टर में। और इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं। ऐसा पहला एग्जाम्पल जो आपने पहले इस क्लास में पिछले चैप्टर में देखा, फोर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। जब इस फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो बताया था हम लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ऐसा लिखते हैं। और नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे मास के लिए कैपिटल एम। अभी फिलहाल क्या करते हैं, ये ब्रैकेट भी छोड़ देते हैं। अभी मास के लिए मैं कैपिटल एम सिंबल यूज कर ले रहा हूं, ध्यान रहे कैपिटल एम ही यूज करना है। मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के लिए इनमें से कोई सिंबल अभी नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ कहीं है ही नहीं। तो जो भी ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ नहीं है, उसे तब तक ब्रेकअप करते रहें जब तक कि इनमें से कुछ न आ जाए। आएगा। एक्सेलरेशन को आपने लिखना है वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए टाइम नीचे आ चुका है और टाइम इनमें से ही एक क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एम मास के लिए तो ऐसे ही कैपिटल एम रहने देता हूं, ये टाइम जो है इसके लिए कैपिटल टी लिख देता हूं। अब हमारे पास बचा है सिर्फ वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिलहाल के लिए ऐसा भी कह सकते हैं। अब m तो मास पहले से ही है, टाइम आपका पहले से ही है, डिस्टेंस को आप लेंथ बोल सकते हो। बोलते हैं अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक रॉड है तो उसके यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही तो उसकी लेंथ कहा जाता है। अगर कोई इंसान है तो उसके पैर से लेके सर तक के डिस्टेंस को ही उसकी लंबाई, जिसे हम हाइट भी बोल देते हैं, वो कहा जाता है। तो दूरी और लंबाई एक ही बात है। नीचे टाइम है, फिर से टाइम को हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल टी। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि इन क्वांटिटी के अलावा आप किसी भी क्वांटिटी का नाम लोगे और उसे ब्रेकअप करना शुरू करोगे तो फाइनली यही क्वांटिटी आएंगी, क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर, या यूं कहें इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर बाकी सारी क्वांटिटीज बनी हैं, इसीलिए उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। बस आपने यहाँ एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप फोर्स का, अब इसके बाद जो फॉर्मूला है ये तो उसका फिजिक्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से एक नॉर्मल फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप उसे ब्रेकअप करते गए तो आपको मास मिला, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, और नीचे डिनोमिनेटर में टाइम का स्क्वायर मिला। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है उसको भी ऊपर यानी न्यूमरेटर में ले आना है। मास तो पहले से ही है, लेंथ भी पहले से ही है। टाइम को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो t⁻⁻² हो जाएगा। ये सब बच्चों को 8th 9th में पढ़ा दिया जाता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करके मैथ्स में एक चैप्टर आता है
इसमें पावर को ऊपर और नीचे ले जाने पर उसका साइन चेंज होने के बारे में बताया जाता है। आपको इसे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, किसी भी क्वांटिटी को, सब क्वांटिटी को न्यूमरेटर में ले आना है, जिससे उनकी पावर इस तरह से चेंज हो जाएगी। और फाइनली आपने उस फोर्स को ऐसे शो करना है, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ऊपर वाली लाइन में, मैंने कुछ नहीं किया, बस नीचे वाली लाइन में लिखने पर या लिखने के लिए उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब आपके पास ये जो फॉर्मूला बना है इसे आप कह सकते हो क्या कह सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कह सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मैं एक और एग्जांपल अभी बच्चों को करके दिखाता हूं। पहले इस एग्जांपल को एक बार रिकैप कर लें, जिससे अगला एग्जांपल करते ही आपको आगे डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्या है रिकैप, गौर से देखो। इन सारी क्वांटिटीज के अलावा पूरी फिजिक्स में, पूरे नेचर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के आप नाम लोगे, जब उनका फॉर्मूला लिखकर आप उस फॉर्मूले को ब्रेकअप करते जाओगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे, तो फाइनली आपको इनमें से ही कुछ क्वांटिटीज मिलेंगी। जैसे इस फॉर्मूले में आपको मास मिल गया, लेंथ मिल गया और टाइम मिल गया, MLT। और जब MLT या इनमें से और भी कोई मिल जाए मल्टीप्लाई डिवाइड होके, उसको आप एक सिंगल लाइन में विद पावर्स, अब m की पावर कुछ क्यों नहीं लिखी, तो क्योंकि पावर कुछ नहीं होने का मतलब 1 होता है और 1 पावर को लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है वो। l की पावर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, अंडरस्टूड होता है। ये t की पावर 2 डिनोमिनेटर में थी, आपने न्यूमरेटर में लिखा और उसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ऐसा करने को क्या कहते हैं, क्या आपने उस क्वांटिटी का यानी फोर्स का, जैसे यहां एग्जांपल लिया है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का यह मतलब है कि उसे इस फॉर्म में, यानी इनकी फॉर्म में, और ये क्या है ऊपर हेडिंग मैंने लिखा, इन सब क्वांटिटीज को डायमेंशंस कहा जाता है। जब आप किसी इनके अलावा किसी और फिजिकल क्वांटिटी को इनकी फॉर्म में लिखते हो, तो वो जो बनता है उसे डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है, और उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का ट्रेडिशन है, फैशन है। अब ये आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट्स की कॉपी में ये एग्जांपल भी बताया जाता है, नहीं तो वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल दिखाने के लिए इसको बोर्ड से क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल भले ही दूसरा देख रहे हैं हम, लेकिन मेथड यही रहेगा। देखो अभी दिखाते हैं। अगला जो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे फोर्स के बाद आप बोल देते हो चलो वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपसे कहा जाए, अगर, क्योंकि पहला टास्क इस चैप्टर में यही होगा कि आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज जितनी प्रेजेंट है नेचर में, फिजिक्स में, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने आने चाहिए। तो वर्क का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको वर्क का सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला होता है। अब आपको इस फॉर्मूले को तब तक ब्रेकअप करना है जब तक कि मास लेंथ टाइम या इनमें से ही कोई ना कोई क्वांटिटी ना आ जाए, क्योंकि नियम है फिजिक्स का या नेचर का कि दुनिया की हर क्वांटिटी इनसे ही मिलकर बनी है, इनसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड होकर बनी है। तो फोर्स के लिए आप फिर से लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी अभी अपने आप पहले ही लिखा है इससे पिछले वाले में। और डिस्प्लेसमेंट तो दूरी ही होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और दूरी कोई भी हो, लेंथ, यानी डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही लेंथ है, बन गया। और इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनसे ही मिलके सारे फॉर्मूले बने होते हैं। तो अब आपके पास मास और लेंथ तो आ चुका है, मास और लेंथ को मैंने एक साथ लिख लिया है। मल्टीप्लाई में आगे या पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और एक्सेलरेशन जो आपने लिखा, फिर से लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपका काम यह है कि इनमें से मास लेंथ टाइम में से जो जो आते जाएं उनको एक तरफ करते जाएं, यानी टाइम को ऐसे पूरे सारे मल्टीप्लाई में किसी के भी नीचे रख सकते हैं। वेलोसिटी के लिए फिर से मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, अब वो वर्क का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वर्क को W से डिनोट कर लेते हैं, पूरा नहीं लिखते, चलो अभी W लिखते हैं सिर्फ, इज इक्वल टू मास तो पहले से ही है, ये L है पहले से ही, डिस्टेंस को भी आप L ही लिखोगे, और नीचे आपका T स्क्वायर हो जाएगा, टाइम इंटू टाइम। नेक्स्ट लाइन में M ऐसे ही रहेगा, L मल्टीप्लाइड बाई L, L स्क्वायर हो जाता है, ये भी आप मैथ्स में पहले से ही जानते हो, और ये T की पावर को ऊपर ले जाना है, ये -2 हो जाएगा। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे अगर, तो ये जो आपके पास आ गया है अब, ये जो अब आपके पास आ गया है, ये कहलाता है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ऐसे आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। अपनी तसल्ली के लिए मैं एक एग्जांपल और करके बताता हूं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं जिनके नाम आप बच्चों ने सुने हैं। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं एनर्जी का। एनर्जी नाम आप छोटी क्लास से सुनते आए हो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आपके अंदर भी एनर्जी है जो खाने पीने से आपको मिलती है। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाने के लिए पहले एनर्जी का सिंपल कोई फॉर्मूला लिख लो। एनर्जी के बारे में खास बात यह है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती है, तो आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी का अगर फॉर्मूला आता हो तो लिख लें। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो बच्चों को आता है, 9th क्लास और 10th क्लास में कर चुके होते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी टाइप की एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी का किसी का भी, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, या और किसी एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता हो वो लिख लो। लिख लिया जी फॉर्मूला। उसके बाद अब तक जो आपने फॉर्मूले देखे थे उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी। अब तक आप ये फॉर्मूला यूज किए थे, एक तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा फॉर्मूला आपने वर्क का यूज किया, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनमें कोई मैथमेटिकल नंबर तो नहीं दिख रहा आपको? मैथमेटिकल नंबर को ही कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट है हाफ। तो याद रखो, जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है उसे छोड़ देना है, इग्नोर करना है,
क्योंकि मैथमेटिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता और आपको तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो मैथ्स में जो नंबर हैं 1 2 3 4 या फ्रैक्शंस या डेसिमल्स या कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट इस तरह के, जैसे पाई होता है 3.14 होती है इसकी वैल्यू, इस तरह के मैथमेटिकल नंबर्स का कभी डायमेंशन नहीं होता, उसे छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको सिर्फ इतने पोर्शन से है। ये नियम जो बीच बीच में बताए जा रहे हैं सारे बच्चे याद रखें। मैथमेटिकल कांस्टेंट को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है और फिर वही स्टेप दोबारा। मास के लिए तो आप कैपिटल एम लिखोगे, वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहां वेलोसिटी का स्क्वायर है तो आपको इस पूरे क्वांटिटी का स्क्वायर कर देना चाहिए, क्योंकि इस पूरी क्वांटिटी को आपने किसकी जगह लिखा है, वेलोसिटी की जगह, जिसका स्क्वायर है फॉर्मूले में ऑलरेडी। तो बाकी किसी फॉर्मूले, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, पावर्स वावर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ मैथमेटिकल कांस्टेंट अगर है साथ में तो उसे हटा देना है। रीजन बता दिया, क्योंकि मैथमेटिकल नंबर की डायमेंशन नहीं होती। अब मास तो पहले से ही m था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था क्या लिखते हैं, l लिखते हैं, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल T लिखते हैं, और स्क्वायर। अगला स्टेप मैं यहां लिखता हूं, E इज इक्वल टू, मास तो कैपिटल M है, L का भी स्क्वायर होगा ब्रैकेट ओपन होने पर, और डिनोमिनेटर में T का भी स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बराबर मिल जाता है, और इस T की पावर को आप ऊपर पहुंचा देते हो। E इज इक्वल टू ML स्क्वायर T माइनस 2, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये जो आपका आ गया है, ये क्या आ गया है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक बात है जी। अब इस चैप्टर की सबसे खास बात समझ लें, ज्यादातर जगह कोचिंग्स में भी और स्कूल में तो 100% बता रहा हूं कि जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो पहले दिन ये बता दिया जाता है कि डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या है। वो भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, सिर्फ ये बताया जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखने, फंडामेंटल है ना ये, मास लेंथ टाइम, इनकी टर्म्स में लिखने को विद पावर्स डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। और फिर आपसे कहा जाता है कि इस डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज होगा 4 प्रकार के क्वेश्चन में, और फिर बच्चों को एक टेबल या तो नोट करा दी जाती है या फोटो स्टेट वगैरह करा के टेबल दे दी जाती है। उस टेबल में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऐसे टेबल बनी होती है। उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है 1 2 3 और उसमें बहुत सारे नंबर, और फिर नंबर 1 के आगे फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि हमने जिनके के फोर्स, एनर्जी, वर्क और जितनी भी हैं फिर पूरी फिजिक्स में, पूरी दुनिया में, और उनके आगे उनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे होते हैं। ऐसे करके, और बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि सारा दर्द तो बच्चों को ही झेलना होगा इस बात का। बोलते हैं इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। जितनी भी टेबल बनाई है 150-200 से भी ज्यादा होती हैं, कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा दे देते हैं कि कंपटीशन में ये भी आएगा वो भी आएगा। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे को याद होना चाहिए, और ये कहा जाता है कि जब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप इस चैप्टर में आगे कुछ पढ़ ही नहीं सकते। आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक आप किसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं कर लोगे। अब बच्चा उसे याद करने में लग जाता है और बहुत
और याद करने के बाद उसको वापस याद रखना काफी दिनों तक बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं बच्चों को एक सलाह देना चाहता हूं, बिल्कुल फ्री एडवाइस, कि इस पर्टिकुलर ये जो पढ़ाते हैं उसका तो फीस बच्चे देते ही हैं, लेकिन इस सलाह के लिए अलग से कोई वो नहीं है, ये फ्री एडवाइस है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला शुरुआत में जैसे बचपन में टेबल याद करने की करते हैं वैसे याद करने की कोशिश ना करें। जैसे मैथमेटिक्स में आपने टेबल याद किया है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, फिर बड़े हो गए आप 20 तक के टेबल याद करने को आपसे कहा जाता है कि टेबल नहीं याद होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, डिवाइड नहीं कर पाओगे। वैसे याद करने की कोशिश ना करें, उससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और मेंटल बर्डन बहुत रहेगा। टेबल मैं भी आपको सेंड कर दूंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूले के सारे डायमेंशन उसमें लिखे होंगे, लेकिन उसको ऐसे रट्टा लगाने की कोशिश न करें। जो तरीका मैं अपनाता हूं उसको अपनाएं। 5 मिनट का समय भी पूरा नहीं लगता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप वो तरीका अपनाते हैं, लेकिन वो तरीका फुल प्रूफ है। मैं बच्चों को ये सलाह देता हूं कि आप किसी भी, अगर कर सकता है कोई बच्चा डायमेंशन फॉर्मूले याद टेबल देख के तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है, ये सलाह उनके लिए है कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने के बजाय उनके उन फिजिकल क्वांटिटीज के ये वाले फॉर्मूले याद रखें। ये रखना फिर भी ज्यादा आसान है। और ये फॉर्मूला याद है जिसको, जैसे कि मुझे सभी क्वांटिटीज के सभी क्वांटिटीज के ऐसे वाले फॉर्मूले याद हैं, तो मुझे किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं इस फॉर्मूले से ऐसे ब्रेकअप करते 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 उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेता हूं। अब शुरुआत में मुझे भी उतना ही टाइम लगता था जितना आपको लगता है ये सारे स्टेप्स करने में लिखकर, लेकिन ये बात मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस मेथड की प्रैक्टिस करोगे थोड़े दिन, हर बार कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कहीं यूज करना पड़ जाए तो साइड में रफ में, जैसे आप कैलकुलेशन करते हो मैथ्स में, कहीं पर कैलकुलेशन आप साइड में लाइन खींच के करते हो, आप पीछे किसी पन्ने को पलट के करते हो, बिल्कुल कॉपी के एंडिंग में करते हैं कुछ बच्चे, वैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ब्रेकअप करके करने की हैबिट डालोगे तो थोड़े दिन बाद आपकी ये जो हैबिट है या कैलकुलेशन टाइप की है बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं जब किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा होता हूँ तो बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये मैंने कैलकुलेट करके बताया है, इतनी तेजी से हो जाता है। थोड़े दिन बाद सब बच्चों से भी होने लगेगा, ऐसे नहीं कि टीचर से ही होता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जब तक ये चैप्टर खत्म होगा और इसके 4 एप्लीकेशंस खत्म होंगे तब तक आपको खुद ब खुद ज्यादातर क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बिना याद करे ही याद हो जाएंगे। ये बात जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक सारे बच्चे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो टेबल आपको सेंड कर दी जाएगी। कोई बच्चा अगर टेबल याद करना चाहता है तो वो याद कर सकता है, लेकिन इस बात का कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता। या तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और या आपको ये जो बॉक्स में लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बीच के स्टेप नहीं है तो डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T⁻²। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml T⁻²। ऐसे फॉर्मूला अगर कोई याद कर सकता है तो भी अच्छी बात है, कोई ऐसे बना सकता है वो डायमेंशन। मैं हर बार, अभी मैं क्वेश्चंस जब सॉल्व करवाऊंगा बच्चों को टाइप समझाने के लिए या एप्लीकेशन समझाने के लिए, तो मैं हर बार साइड में डायमेंशन बना बना के दिखाऊंगा सबकी। मैं डायरेक्टली नहीं बताता, क्योंकि मैं भी अगर मैं कहूं कि मुझे सारे याद हैं तो वो चीटिंग होगी। मैंने ना तो कभी बर्डन उठाया याद करने का, लेकिन फिर भी मैं सभी के डायमेंशंस बता सकता हूं। तो जो समझदार बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं कहना चाहिए, तो वो स्मार्ट डिसीजन ये लेते हैं कि हम सबके डायमेंशंस की प्रैक्टिस कर लें निकालने की, और उसमें स्पीड बढ़ाएं अपनी।
क्योंकि ये बात सच है कि आपको डायमेंशन याद करने में बहुत दिमागी पेन होगा और फिर उसके बाद गलतियां भी होंगी। हल्का फुल्का सही फर्क होता है सब में, एमएलटी तो आ ही रहा है, किसी की पावर में -2 के बजाय +2 है, किसी में -1 है, किसी में हल्का फुल्का चेंज होने की वजह से गलतियां होने का चांस इस याद करने वाले मेथड में ज्यादा रहता है और भूलने का चांस भी। ये मेथड जो साइड में शॉर्टकट में अपनाएगा, एक तो वो कभी डायमेंशन भूलेगा नहीं क्योंकि उसने याद ही नहीं किया, और दूसरा गलती होने का चांस भी 0 होगा। चॉइस आपकी है, मैं किसी को कोई भी दोनों में से कोई मेथड चूज करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा, ये सलाह थी, कोई चेतावनी नहीं। लेकिन चेतावनी ये है कि डायमेंशन आपको आनी चाहिए, या तो याद करी भी होनी चाहिए या बनानी आनी चाहिए। डायमेंशन के बिना आगे का काम नहीं चलेगा। यानी अगले लेक्चर अटेंड करते समय आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसे याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाना आना चाहिए। बिना क्वांटिटीज का, इनका तो आपको सामने लिखा दिखाई दे रहा है, डायमेंशन MLT एक एक वर्ड है, एक एक अल्फाबेट है, लेकिन इनके अलावा दुनिया में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस आपको या तो पता होने चाहिए या बनाने आने चाहिए। अभी आज मैंने आपको ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बताए हैं, 1-2 एग्जांपल्स मैं और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और फिर इस डायमेंशनल फॉर्मूला को पढ़ने का क्या फायदा है, क्या यूज है, वो भी बताऊंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 एप्लीकेशंस हैं जिसको हम यूजेस भी बोल देते हैं ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ लर्निंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्लास खत्म करने से पहले मैं बच्चों को एक छोटा सा चीज और बता दूं, और वो आखिरी चीज ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैथ्स में आपने 10th क्लास में ऐसी एक इक्वेशन पढ़ी है, टू एक्स प्लस 3y = 5, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इन 2 वेरिएबल्स। और उससे पहले आपने 9th या 10th में ही एक इक्वेशन और पढ़ी है, x के साथ भी कई बार नंबर होता है ऐसे। इसमें वेरिएबल तो एक ही है x, लेकिन x की पावर 2 है, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन की खास बात क्या होती है? उसमें एक इक्वल टू का निशान होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा होता है, राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा होता है। इक्वल टू के निशान के लेफ्ट और राइट कुछ भी लिखा हो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, इसमें भी इक्वल टू का निशान है, लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी लिखा है, राइट साइड में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। इसलिए इस पूरे बॉक्स को क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन तो सभी हैं, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये डायमेंशनल इक्वेशन है। तो जिसकी इक्वेशन उसका नाम लिख दो आगे। तो पहली बात तो ये जो बॉक्स में बना हुआ फॉर्मूला है, इसे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो कहते ही हैं, लेकिन इस पूरे बॉक्स को डायमेंशनल इक्वेशन कहा जा सकता है। और हर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। जैसे अगर आपने 10वीं क्लास में यानी 10th क्लास में ध्यान से पढ़ा हो, तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, 2x + 3y = 5, इसका जनरल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, ax + by = c। ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, ये इस
लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसमें आपको साफ पता चल रहा है एक्स और वाई तो है ही, एक्स के साथ में जो भी कुछ है वो ए है, नंबर है, मतलब कुछ मैथ्स का कांस्टेंट बोलते हैं इसको, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और बी की जगह 3 है यहाँ, और सी कोई नंबर है फिर से कांस्टेंट। इसका भी आपने जनरल फॉर्म पढ़ा है, इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स, बच्चों ने अब तक जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ा है गैस कर लिया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स और नंबर ये है, एक्स स्क्वायर एक्स और सी नंबर कोई भी 5 की जगह जैसे सी है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो ए, एक्स के साथ जो है वो बी, जिससे हम वो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सब कुछ निकालते हैं फॉर्मूले याद करने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही जनरल टर्म को ही तो याद करके ये आती है। ठीक उसी तरह ये जो फॉर्मूला है इसका भी जनरल टर्म बन सकता है, जनरल इक्वेशन बन सकती है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा कोई क्वांटिटी होगी, जैसे या तो फोर्स होगा या वर्क होगा, एनर्जी होगा, पावर होगा, कुछ भी होगा। तो लेफ्ट साइड में मैं यहाँ कैपिटल एक्स लिख रहा हूं, जो डिनोट करेगा किसको, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, और इक्वल टू तो है ही, ये रहा इक्वल टू, ब्रैकेट में एम एल और टी लिखना है, और पावर ए बी और सी कर देना, क्योंकि एमएलटी तो आ ही रहा है सभी में, एमएलटी कर देना है। और कुछ ना कुछ पावर्स भी हैं उनकी, यहाँ जैसे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो ये बताता है कि अब वैसे 1 को यहाँ ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन है तो पावर 1, तो यहाँ पर ए की जगह वो 1 हो गया, बी की जगह 2 हो गया, सी की जगह -2 हो गया। तो ऐसे ये जब लिखते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्स कैपिटल से डिनोट कर देंगे, वो लेफ्ट साइड में रहेगी, और ब्रैकेट होगा, बॉक्स के अंदर एमएलटी होंगे और उनकी कुछ पावर होगी। इसे आप डायमेंशनल इक्वेशन का जनरल फॉर्म कह सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसे नोटेशन में आप डिनोट कर सकते हो किसी डायमेंशनल इक्वेशन को। हालांकि ये सब बातें ऐसे लिखने के लिए नहीं आती, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, बच्चे को पता जरूर होना चाहिए, लेकिन जिसको ये सब चीजें नहीं पता होंगी उसको आगे पढ़ने में दिक्कत होगी, और वो उसका जो नॉलेज है वो लिमिटेड रहेगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ किसी सब्जेक्ट का नॉलेज भी एनहांस करना चाहते हो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, मार्क्स तो है ही जरूरी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नॉलेज एनहांस करना, क्योंकि अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अगर नॉलेज नहीं है तो अगर मार्क्स के उस बिहाफ पर आगे बढ़ भी गए तो पीछे का नॉलेज ना होने की वजह से आगे जाके दिक्कत होती है, आगे चीजें समझने में। तो ये वाली ऐसी बातें आपको सारी पता होनी चाहिए। अब अगली क्लास में आपको कुछ और डायमेंशंस फॉर्मूला वगैरह मैं सिखाऊंगा कैसे निकालने हैं, निकालने वाले उस पर ज्यादा जो बच्चे ध्यान देंगे वही ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। याद कराओ, आप कभी ना कभी भूलोगे ही, क्योंकि डायमेंशनल ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद इसका पूरे 11th में कहीं दोबारा यूज नहीं होता, फिर यूज नहीं होती जो चीज वो दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जिसने डायमेंशन बनाना सीखा उसको कभी दिमाग से नहीं निकलेगा वो। तो अगले लेक्चर से हम डायमेंशन तो सिखाते ही रहेंगे बच्चों को, साथ में एप्लीकेशंस भी कराते रहेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अगले क्लास में कराया जाएगा। डायमेंशन का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और सारे छोटे पॉइंट्स पूरी क्लास में बता दिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए ये चैप्टर अच्छी तरह देखें, और जो आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।